नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? काळजी घेताय ना स्वतःची? व्हेरी गुड. घेतलीच पाहिजे आणि घरी राहायचं आहे, सुरक्षित राहायचं आहे. बालमित्रांनो, गेल्या वेळी मी तुम्हाला व्याकरण आणि त्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कवितेचं वाचन करून सांगितलं होतं. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलेलं की पुढच्या भागामध्ये आपण कवितेचं स्पष्टीकरण करूया. तर कविता कोणती होती? माझ्या अंगणात. आणि त्या कवितेचं स्पष्टीकरण मी आज तुमच्यासाठी करणार आहे. तर सगळ्यांसाठी आहे, त्यामुळे मला थोडंसं मध्ये हिंदी आणि इंग्रजीचा वापर करायचा आहे. मी जास्तीत जास्त मराठीचा वापर करते, त्यामुळे कदाचित काही अमराठी मुलं आहेत त्यांना थोडासा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. म्हणून मी जरा यावेळी जास्त हिंदीचा वापर करणार आहे, कारण कविता आहे. कविता समजायला थोडंसं जड जातं मुलांना, कारण ती जी भाषा असते ती थोडीशी जास्त हाय लेवलची म्हणूया, किंवा थोडेसे शब्द फार वापरातले नसतात, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये येणारे नसतात. त्यामुळे मी हिंदीचा पण वापर करणार आहे. शक्यतो जास्त मी हिंदी आणि मराठी असं मिक्सर या स्पष्टीकरणाच्या वेळी करीन. आणि होप तुम्हाला सगळ्यांना आवडेल आणि समजेल. आवडण्यापेक्षा ती समजली पाहिजे, हो की नहीं? तो चलिए हम कविता का स्पष्टीकरण करते हैं. कविता का नाम है माझ्या अंगणात. अब माझा म्हणजे काय? तो मेरा. अंगण मतलब अंगने में. आता इथे अमिताभचं गाणे बिणं गायची गरज नाही आहे बरं का. नहीं तो आप गाएंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. तो यहाँ पे मेरे अंगने में है, बट क्या है? यही तो है कविता. तर मित्रांनो, कविता ऐका, म्हणा आणि वाचा असं आपण गेल्या वेळी म्हटलं पण होतं की आपण ऐकली होती, वाचली होती, म्हटली पण तुम्ही. आता आपण कविता समजून घेणार आहोत. कविता नंबर 3 माझ्या अंगणात. आणि या कवितेचे कवी जे आहेत ते आहेत ज्ञानेश्वर कोळी, ज्यांचा जन्म 1956 साली झाला. आणि त्यांनी जगणे माझे, आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेले, छावणीच्या कविता, आकाश पेलताना हे कविता संग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहेत. त्याचबरोबर त्यांचा एक कथासंग्रह पण खूप प्रसिद्ध आहे, ज्याचं नाव आहे आठाण्याचा गूळ. तर आठाणे, आणि ते आण्याचा मी मागच्या पाठामध्ये तुम्हाला संदर्भ होता, तर मी तुम्हाला आणे दाखवले पण होते, 1 आणा 2 आणा. तसे आठाणे पण असतात. तर ते आठाणे 1 रुपया, त्याच्यानंतर 2 आठाणे म्हणजे 50 पैसे. आठाणे म्हणजे 50 पैसे. तर इथे आठाण्याचा गूळ पूर्वी मिळायचा, आता काही मिळत नाही तुम्हाला, कारण आता आठाणे चलनातच नाही. तुम्हाला 1 रुपयाचा पण गूळ मिळणार नाही. तर अशा रीतीने आठाण्याचा गूळ हा त्यांचा जो कथासंग्रह आहे तो प्रसिद्ध आहे. तो इस कविता में जो कवि है ज्ञानेश्वर कोळी, इन्होंने क्या लिखा है, क्या है इस कविता में? तो यहाँ पे जो संदर्भ आया है ये किसान का है. मतलब ये जो पोएम है ये किसान की पोएम है, किसान के जीवन पर. तो किसान कितनी मेहनत करता है हम सबको पता है. तो उन्होंने एक खेत में, जैसे मतलब रात दिन एक करके जो खेती करते हैं और हमारे लिए धान उगाते हैं, और हम जो चैन से घर में बैठ के आराम से पंखे के नीचे एसी में जो खाना खाते हैं वो उनकी बदौलत खाते हैं. तो हमें पहले, खाने से पहले किसान का नाम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम पेट भर के खाते हैं, आराम से खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं. तो खाने से पहले हमें परमेश्वर से ये मांगना चाहिए कि ये जो खाना हम जिसकी वजह से खा रहे, भगवान उसे ढेर सारी खुशियाँ दे. तो शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करत असतो, रात दिन काम करता है. तेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकतं. जब वो बहुत सारी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल क्या दिखता है हमें, कि खेत में बहुत सारा धान जो है वो आता है, और तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो. तो ऑब्वियसली उसको कितना आनंद होता होगा, वो बहुत खुश होता है. तो ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता, इसमें शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन, मतलब उसको, वो भी इंसान है, उन्हें भी तो भावनाएं होती है जैसे हमें होती है. तो उन्हें जो भावनाएं होती है उसका वर्णन इस कविता में यहाँ पे ज्ञानेश्वर कोली है, इन्होंने दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं हम कविता का जो भावार्थ है, वो जिसका स्पष्टीकरण मैं अभी करने वाली हूँ. एकदम ध्यान से आप सब लोग कविता अपने हाथ में बुक लेके अच्छे से देखिए भी, मैं जैसे पढ़ती हूँ वो भी देखिए और सुनिए अच्छे से प्यार से, और फिर आपको आराम से वो समझ में आ जाएगी. अगर समझ में नहीं आएगी कुछ चीज़ें, अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए.
तर पहिलं जे कडवं आहे कवितेचं ते मी तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा वाचणार आहे. गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं. गहू शाळवाचं मोती. बालमित्रांनो, तुम्ही जर कधी शेतात गेला असाल, आप कभी खेती में गए हो? खेत देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा, कभी गांव में अगर गए होंगे तो आप। तो खेत में क्या क्या उगता है? अब हर जगह अलग अलग तरह की खेती होती है। मतलब कहीं गेहूँ होता है, कहीं चावल होते हैं, तो कहीं ज्वारी होता है। हाँ, तो ये सब जो धान है ये खेती में हम लोग उगाते हैं। तो इसमें जो धान का प्रकार आया है वो है गेहूँ। मतलब यहाँ मराठी में हम उसे गहू कहते हैं और हिंदी में उसे गेहूँ कहते हैं। और शाळवाचं मोती, शाळव, शाळव मतलब ज्वारी, ज्वार जो हम खाते हैं ना, सफ़ेद दाना होता है उसका, ऐसे मोटे मोटे दाने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वारी। तो ये जो ज्वारी है ये, इसको यहाँ पे कवि ने शाळव, शाळवाचं मोती, मोती मतलब जो हम अंगूठी में पहनते हैं या गले में माला पहनते हैं ना, मोती की माला, वैसे उसको उसकी उपमा दी है। गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं। अब आपने खेत देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि खेत और खलिहान में जो ज़मीन होती है वो काले रंग की होती है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो होती है वो काली होती है। इसलिए यहाँ पे काळ्या रानात सांडलं मतलब काले धरती पर, काली जो ज़मीन है वहाँ पर सांडलं मतलब रखा हुआ है एक्चुअली में। तो सांडलं आणि लख आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं मतलब मेरे आंगने में, आंगन मतलब जो घर के बाहर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सुखाते हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के लिए हम लोग करते रहते हैं। तो ये जो है आंगन, इस आंगन में हम लोग यहाँ पे जो धान है, गेहूँ और ज्वारी का जो धान रखा हुआ है वहाँ पर वो रखने की वजह से उसका जो कलर है, ज्वारी का कलर आप सबको पता रहेगा कि वाइटिश होती है, वो थोड़ा सा सफ़ेद रंग होता है उसका, इसीलिए उसको चांदनी का उपमा दिया है। मतलब चांदनी जैसी दिखती है वो, चांद के आजू बाजू में आप देखते होंगे ना चांदनियाँ होती है तो वैसे ही ये जो चांदनियाँ हैं, जैसे मेरे आंगने में जो है वो अलग अलग तरीके के मतलब धान है, फिर भी जैसे अंधेरी रात में आपने देखा होगा कि आसमान जो होता है वो काले रंग का होता है पीछे बैकग्राउंड पे, और उसमें जो काले काले आसमान पे जो सितारे होते हैं, वो जो सितारे होते हैं उन सितारों की तरह बिल्कुल ऐसे ज्वारी और ये जो गेहूँ है मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो दुसऱ्या कडव्याकडे आपण जाऊया. काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास. काळ्या शार मातीतुनी, काळ्या शार असं का म्हटलं असेल, फक्त काळ्या का नाही म्हटलंय? तर बघा काळ्याचे पण शेड्स असतात. इथे अतिशय काळा रंग जो असतो, जो डार्क असतो, म्हणून याला काळ्या शार म्हटलंय. काळ्या शार म्हणजे खूप डार्क अशा काळ्या रंगाच्या मातीतून काय झालंय? मोती पवळ्याची रास. मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है, वो मिट्टी है, वो बहुत बहुत काली है, इसलिए वो सुपीक कहलाती है. उसमें जो धान आता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है. तो ऐसे धान जो है वहाँ से, जैसे कि जेम्स हमारे रहते, जो प्रेशियस थिंग्स रहते, मतलब जो हम लोग अंगूठी में पहनते या जो हम लोग गले में पहनते हैं, तो मोती है, या फिर हम अंगूठी में अभी ये देखो, ये इसको बोलते हैं पौड़ा. इसको क्या कहते हैं? पौड़ा. तो ये जो है इसको इसकी उपमा दी है. तो यहाँ पे जो है इतना प्रेशियस है क्योंकि उसको उगाने के लिए जो किसान है उसने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, और उसके बाद उसको उसकी खेती से वो इतने सारे जेम्स, मतलब जो हम खाते हैं ना गेहूँ ज्वारी, वो उसके लिए कितने प्रेशियस है देखो आप. तो उसे हम लोग अच्छी तरीके से खाना चाहिए, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. जितना चाहिए उतना ही अपने प्लेट में लेना चाहिए और उतना ही हमें खाना चाहिए, है ना. किसान कितनी मेहनत करता है. तो यहाँ पे जो है कि काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मी जास. और अंगने में क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो जो मेरा अंगना है यहाँ पर रान मेव्याची मी जास. अब रान मेवा मतलब क्या? जो मतलब आप अगर कहीं जंगल में जाते हैं या फिर जहाँ पर मतलब खेती के आजू बाजू में जो, या फिर आंगन में आंगन के जो हिस्सा रहता है उसको बॉर्डर पे हम लोग कुछ मतलब पेड़ उगाते हैं. जैसे कि आप जामुन का पेड़ लगाते हो, आप बेर का पेड़ लगाते हो,
या फिर हम कहेंगे कि गांव में जाएंगे तो आप अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, तो आप अमरूद का पेड़ लगाते हो। तो ये जो है मतलब जो आप जहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर गांव में आप जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को शहर में वो खरीदना पड़ता है। हम लोग खरीदते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप लोग बेर के पेड़ को थोड़ा सा झटका दे दिया, बहुत सारे बेर हमारी झोली में आके गिरते हैं, तो हम बड़े चाव से वो खट्टे मीठे बेर खाते हैं। तो एक गांव में है, तो गांव में जो रान मेवा मतलब जो जंगल में मिलता है या फिर हमारे आंगन में भी उगता है। शहर में आंगन बहुत बहुत रेयर है, मतलब शहर में आंगन ही नहीं होता है। शहर में फ्लैट्स होते हैं ना, तो आंगन नहीं होता है। हमारे यहाँ लॉबीज़ होती है, हमारे यहाँ सड़कें होती है। लेकिन आप अगर गांव की तरफ जाएंगे तो आपको आंगन लगभग सारे घरों के बाहर दिखेगा, और सबके घरों के बाहर जो आंगन है उसके बराबर उसके पूरे सराउंडिंग में आपको ये पेड़ भी दिखेंगे अलग अलग तरीके के। तो ये जो पेड़ पे जो ये जो उगता है उसे हम जामुन रहेगा या फिर अमरूद है या फिर मैंने बोला आपको बेर है, ये और अलग अलग तरीके के जो फल आते हैं उन्हें हम रान मेवा कहते हैं। तर रान मेव्याची मिजास, मिजास मतलब कितना मतलब ऐसे एटीट्यूड होता है उनका, अलग होता है उनका, क्योंकि वो खाने में आप उसको आप कितना भी यहाँ पे ख़रीद के खाओ और वहाँ पे आप अगर पेड़ से तोड़ के खाओ तो उसका मतलब मैच ही नहीं कर सकते हम लोग। इतना बड़ा उसका स्वाद रहता है और वो जो आनंद होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इसीलिए उसे मिजाज कहा है। तर पुढे आपण जाऊया पुढच्या कडव्याकडे की दिला घेतला वाढतो, मतलब देने से और लेने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दिला घेतला वाढतो, रानातला रान मेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। देने से और लेने से कम नहीं होता है, यहाँ पे बढ़ता है। कुछ भी अगर आप आपको सिर्फ लेना आता है तो बुरी बात है, आपको देना भी आना चाहिए। तो गांव में क्या होता है, अगर एक ने ये लगाया पेड़ में तो दूसरे के यहाँ पे दूसरे पेड़ होते हैं, तो कहीं आम ज़्यादा आ गए तो किसी के अमरूद ज़्यादा आते हैं, तो भाई तुम्हारे 4 आम यहाँ पे आ गए, यहाँ के 4 अमरूद वहाँ चले गए। तो देने लेने से ही क्या होता है, प्यार भी बढ़ता है और रानमेवा भी बढ़ता है ना। तो दिला घेतला वाढतो, रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जन, मतलब आप और हम सब मिल के क्या करें, गुनिया गोविंदा न खावा, मतलब हंसी खुशी अच्छे अच्छे से हम लोग खाए, मिलजुल के खाए, मिलजुल के रहे, प्यार से रहे। जीव दम तो क्षीण तो, जीव जीव मतलब हमारी जान। बहुत ज़्यादा हम लोग काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, तो घास भरवते माए, जब वो खेती से बेचारा बेटा आता है थका हारा भागा ऐसे, मतलब बहुत सारा कि उसको ऐसे मतलब सिर्फ खाना परोस दिया बोले कि लो खा लो, ऐसा नहीं होता है। जो माँ होती है वो बड़े प्यार से बेटे को पूछेगी, बेटा हाथ मुँह धो लो, फिर प्यार से उसे परोसेगी, फिर प्यार से उसके सर से हाथ फिरा के बोलेगी कि चलो दो अच्छे से खा लो, पेट भर के खा लो। और उसे भले वो चावल हो या फिर कुछ भी हो, मतलब चटनी भाकरी हो, बड़े प्यार से वो माँ खिलाती है तो उसे पंच पकवान लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा थकने के बाद बड़े प्यार से अगर कोई हमें खिलाएगा तो पंच पकवान ही लगेंगे। तो वैसे ही बेचारी जो माँ है वो अपने बेटे को खिलाती है। जीव दम तो क्षीण तो, घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय, है ना। मतलब दूध के ऊपर जो साय आती है वो कितना टेस्टी होती है ना, सबको अच्छी लगती है ना, आप लोग भी खाते हो ना। तो घरामंदी घरट्यात, घरट मतलब जैसे पंछियों का अपना एक घर होता है, वैसे हमारा भी घर होता है, सबका घर होता है। वैसे घर में ये जो प्यार है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिन्हें मिलता है वो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो अंगणात आज माझ्या दाणं टिपती पाखर, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, मैं भी मेरे माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। और क्या हो रहा है यहाँ पर आंगने में भी कुछ मेहमान आए हुए हैं। अभी वो कौन मेहमान है? हमारे हमारे अगर शहरों में हम देखेंगे कि खिड़कियों में आते हैं ऐसे मेहमान, और उन्हें हम खिलाते हैं। हमारे भी जो भी हम खाते हैं उसमें से थोड़ा सा 1 निवाला 2 निवाला उनको खिलाते हैं हम लोग भी। वैसे ही गाँव में भी ये जो बिन बुलाए मेहमान हैं लेकिन सबको प्यारे होते हैं, ऐसे जो मेहमान हैं वो उन्हें हम कहते हैं अलग अलग तरीके के पंछी। तो चिमनी भी होती है, फिर कौवा होता है, फिर पैरोट होता है ना। चिमनी मतलब स्पैरो। तो ऐसे अलग अलग जो पंछी होते हैं हमारे आंगने में आते हैं। क्यों आते हैं वो? उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें ना धान बहुत पसंद होता है, कोई भी धान हो,
वो ज्वारी भी बड़े चाव से खाते हैं, वो गेहूँ भी बड़े चाव से खाते हैं, उन्हें चावल भी अच्छे लगते हैं, उन्हें बाजरी भी अच्छा लगता आहे. तर ते खाण्यासाठी बिचारे ती जी पाखरं आहेत ती आपल्या अंगणामध्ये येतात आणि मस्तपैकी अंगणात ते खातात. आणि दूर उडून या जाता आसू येती गालावर. आणि मग जर ते दूर उडून गेले तर आपल्याला, आपण छान बघत असतो त्यांना आणि ते उडून गेले की मग आपण म्हणतो की अरे अजून थोडा वेळ बसले असते तर. पोपट आला असेल आपल्या आवडीचे, म्हणजे आपल्याला सगळेच आवडतात तसे, पण असे पक्षी आले आणि जर उडून गेले की मग आपल्याला वाईट वाटतं की नाही. दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर. आंसू मतलब आंसू. तो हम जब कोई हमें अभी वो हमेशा के लिए नहीं जाते, फिर भी एक बुरा लगता है की अरे क्यों उड के चले गए. तो ये आंसू येती गालावर. तर बालमित्रांनो, कविता कशी वाटली तुम्हाला? आवडली ना? छान होतं की नाही? आणि आपण पण थोड़े से भावुक झालो, अपन पण थोड़े से इमोशनल झालो. हो गए ना आप भी इमोशनल थोड़े से? बिल्कुल, मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि कविता ही इतनी प्यारी और इतनी अच्छी थी और सच्ची भी थी. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मैं अगला पाठ लेके ज़रूर आऊँगी. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए. तोपर्यंत नमस्कार.